अस्थायी विशेष प्रावधान। ठीक, अस्थायी विशेष प्रावधान में क्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किस में है? तो अनुच्छेद 371 में है। 371 अनुच्छेद 371 में है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ख में निम्न राज्य या राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधानित है? तो 371 के ख में कौन है? असम है। 371 के ख में कौन है? असम है। 371 के ख में कौन है? असम है। और कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो 371 में है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है? तो महाराष्ट्र और गुजरात। निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है? तो इसमें क्या दे दिया? महाराष्ट्र दे दिया और गुजरात दे दिया, मतलब ये दिए गए ऑप्शन में से है। ठीक, ये ऐसे भी देखो ना, सामने जो लिखा हुआ है, अनुच्छेद 371 के अंतर्गत महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 क में नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। 371 के क में किसका है? नागालैंड। ठीक, ख में देख लो, 371 के ख में असम, ग में क्या है? मणिपुर, घ में क्या है? आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के संबंध में। च में क्या है? सिक्किम है। च में क्या है? सिक्किम। छ में क्या है? मिजोरम। ज में क्या है? अरुणाचल। झ में है गोवा। ठीक, और इसमें है कर्नाटक। लास्ट में क्या है? कर्नाटक है। ठीक है, लेकिन इसमें काहे दिया हो? इसमें सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात क्यों दिया? इसमें तो ऑप्शन में आंध्र प्रदेश भी है। अच्छा, 371 का मतलब पार्ट में है, और बाकी जो है 371 प्रॉपर जो 371 है वो महाराष्ट्र का है, गुजरात का है, लेकिन बाकी सब जो है आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, गोवा, ये सब क्या है? इसका एक पार्ट है, क ख ग करके। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के तृतीय के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो ये प्रदान की गई किसको? हैदराबाद और कर्नाटक को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, हैदराबाद और कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में एक ही संविधान प्रत्येक राज्य और केंद्र के लिए है। केवल एक राज्य इसका अपवाद है, वह राज्य है तो भी खत्म हो गया, वो भी जो है खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का अभिप्राय है। भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का अभिप्राय क्या है? ये भी स्टार है, छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 है एक अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 क्या है? एक अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध है। ठीक है, हाँ, जम्मू से रिलेटेड है। भारतीय संविधान के भाग 21 के अंतर्गत अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के लिए विशेष उपबंध अनुच्छेद 370 में वर्णित था। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर राज्य से।
किससे है? जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्वयमेव लागू होते हैं वे हैं। तो ये भी स्टार है, हटाइए। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के क्वेश्चन नंबर 10 ये होता था ना 370 एक समय में हुआ करता था जो ख़त्म हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू और कश्मीर राज्य के को एक विशेष दर्जा प्राप्त है? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू और कश्मीर राज्य को एक विशेष दर्जा तो अब रहा ही नहीं, तो अनुच्छेद क्या रहेगा? स्टार हो गया। इसके बाद 11 में भी स्टार है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा, सब सही है। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, बिल्कुल सही। भारत का संविधान लागू हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? तो जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया, ये भी सही है। और जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। 1 2 3 4 क्रोनोलॉजी में है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना चुनाव आयोग, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे, आज होगा नेक्स्ट टॉपिक सेम डे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 होगा, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? तो निर्वाचन आयोग आ जाएगा अनुच्छेद 324। भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 324 याद रखना है। 324 क्या है? चुनाव आयोग है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना, तो वही सेम क्वेश्चन, अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 324 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? सब सेम क्वेश्चन है, अनुच्छेद 324 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इम्पोर्टेंट है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बताना है कि कौन सही है। तो इसमें हो जाएगा आपका 2 और 3 सही हो जाएगा। 2 क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने को हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है, सही है। फिर है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। तो दोनों में बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस है, मुख्य चुनाव आयुक्त में और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश में। मुख्य चुनाव आयुक्त को पहले तो ध्यान में रखना कि वेतन वही मिलेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को मिलेगा। और दूसरा क्या याद रखना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारण के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। चलिए 5 नंबर हो गया। इसमें देख लीजिए, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के अधिकार, वेतन, भत्ते आदि समान है।
और उन्हें वही वेतन मिलता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अपने पद पर 6 वर्ष तक या अधिकतम 65 वर्ष अधिकतम 65 वर्ष तक बने रहते हैं, जो भी पहले पूरा हो जाए, तथा मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी रीति से हटाया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें सही कथन हो जाएगा 1 और 2। एक क्या है, तो भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। ये भी हम लोग पढ़े ना, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं उनको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाएगा। और भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता है तक रहेगा। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके होगा, तो इसमें तो ऑप्शन में भी वो सब नहीं है, न्यायाधीश। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, तो कैसे है, अभी तुरंत हम लोग पढ़ें। या तो राष्ट्रपति के द्वारा या संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। या तो राष्ट्रपति के द्वारा या संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए, इसका आंसर हो जाएगा बी। सही दोनों है, ए और आर, लेकिन आर जो है सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो देखिए क्या है भाई, कथन कहता है संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियाँ एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई हैं। कारण, निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। तो इसमें दोनों सही है, मतलब कि संसद और राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दिया गया, ही तो सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक। फिर एक निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास, ही बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो कथन है वो इसका रीजन ये थोड़ी है, सही दोनों है इंडिविजुअली, लेकिन इस रीजन के वजह से कि मतलब कार्यपालिका जो है हटाने की हकदार है, अधिकार है उसके पास निर्वाचन आयुक्त को, इसके वजह से थोड़ी स्वतंत्र इकाई है। तो इसीलिए सही दोनों है, लेकिन रीजन करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है उस प्रक्रिया के द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है उस प्रक्रिया के द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर क्या होती है, लागू होती है। क्वेश्चन नंबर, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है, अभी तुरंत पढ़े हम लोग। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाएंगे, तो मुख्य
निर्वाचन आयुक्त परामर्श अगर करेगा तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बताना है कि इसमें से निर्वाचन आयोग का कार्य दिया गया है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सही है। इसमें से कौन है जो निर्वाचन आयोग का कार्य है, तो 1, 2 और 4। ठीक। यानी कि संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, ये भी इनका काम है, सही है। निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण। ठीक है। निर्वाचन सूची कौन तैयार करेगा? कार्य का निरीक्षण, निर्देशन सब यही करेंगे ना। अब देखिए, अब यहाँ पे इसमें याद रखना है कि कौन नहीं है। तो किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, ये कौन है? देखो, ये नहीं है कार्य। ये थोड़ी कार्य है कि कहीं देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है या इलेक्शन नहीं हम कंडक्ट करवा सकते हैं तो संस्तुति कर देंगे राष्ट्रपति शासन लगाने का। नहीं, आपको जब बोला जाएगा कि यहाँ पे इलेक्शन करवाना है तो आप वहाँ पे जाके इलेक्शन करवाइएगा। ये सब संस्तुति करना, राष्ट्रपति शासन और देश एक्ट में आपका कोई रोल नहीं है। तो इसीलिए 3 गलत हो जाएगा और बाकी तो 1, 2, 3 मतलब 1, 2, 4 जो है वो ऑब्वियस है, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नांकित कार्यों में से कौन एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? निम्नांकित कार्यों में से कौन एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? तो विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना। चुनाव ठीक है, लेकिन उचित प्रावधान क्या होता है? उचित प्रावधान नहीं, सीधे चुनाव करवाना अगर है तो ठीक है, लेकिन विधानमंडल चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना ये नहीं होगा। आप देख लो क्या क्या है। मतदाता सूची, बिल्कुल मतदाता सूची पे पूरा कंट्रोल है का। तो मतदाता सूची जो है, मतदाता सूची कौन तैयार करेगा? निर्वाचन आयोग का कार्य है, तो ये हो जाएगा और इसी के निर्देशन में होगा, नियंत्रण में होगा। फिर है कि संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल चुनाव का संचालन, बिल्कुल सही। संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल चुनाव का संचालन करने का कार्य भी है किसका? निर्वाचन आयोग का है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन ये भी करवाता है, लेकिन विधानमंडल के चुनाव के लिए उचित प्रावधान ये सब भूल जाइए। ठीक। सीधे अगर होगा कि कंडक्ट करवाता है कि नहीं करवाता है। क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक। राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो स्थानीय निकाय होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17। भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कृत्य हैं? तो इनमें से कोई कृत्य नहीं है, तो हटाइए। लेकिन एक बार इसको देख लेते हैं ना। देखो, इसमें निर्वाचन आयोग का ये सब कोई कार्य नहीं है। तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना, ये सबको मालूम है कि नहीं है? ये थोड़ी करवाता है, ये तो वहाँ का सदस्य खुद चुनता है। नगर पालिका और नगर निगम के लिए निर्वाचन करवाना नगर पालिका और नगर निगम का भी नहीं करवाता है। ठीक। निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेह और विवादों का निर्णय बिल्कुल नहीं, कौन करेगा? कोर्ट करेगा ना। क्वेश्चन नंबर 18। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है? विचार करना है। तो विचार करके इसमें बताना है कि कौन सही है। तो इसमें केवल 3 सही, यानी कि निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन, विलय से संबंधित विवाद को निपटाता है।
निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद को निपटाता है। जो भी स्प्लिट होगी, किसी भी पार्टी में स्प्लिट होगी तो इसके बाद उसी का डिसीजन रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसमें भी डिसीजन लेने के लिए रूल एंड रेगुलेशन है। ऐसा नहीं कि स्प्लिट हो गया तो किस पार्टी को क्या देना है ना, ये डिसाइड करेगी निर्वाचन आयोग। अभी कुछ साल पहले लोजपा में जो फूट हुआ तो सिंबल के लिए लड़ाई हुआ ना, शिवसेना में फूट हुआ, उसमें भी सिंबल के लिए लड़ाई हुआ। तो किसको कौन सिंबल मिलेगा, किस आधार पर मिलेगा, ये सारा डिसीजन कौन लेगा? निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो चुनाव की अधिसूचना जारी करना यह काम चुनाव आयोग का नहीं है। इसके अलावा देखिए, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना किसका काम है? चुनाव आयोग का। चुनाव की वैधता का निपटारा करना भी काम है। इसमें वैधता में बहुत हद तक कोर्ट भी इन्वॉल्व हो जाती है, तो दोनों का एक तरह से। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना, ये तो पूरा का पूरा कौन है? निर्वाचन आयोग का हो जाएगा। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भारत के निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल के द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल के द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी निर्वाचन प्रणालियाँ स्वीकृत की गई हैं? भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी निर्वाचन प्रणालियाँ स्वीकृत की गई हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा 1 और 2, यानी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। ठीक, वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 22, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देगा? तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। कौन देगा? निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति देगा। क्वेश्चन नंबर 23, संसद के सदस्य की निर्हरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? तो भारत के निर्वाचन आयोग की। संसद के सदस्य की निर्हरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? तो जब भी किसी भी सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित, मतलब वैधता रहेगा नहीं रहेगा, इस तरह का जब भी प्रश्न उठेगा तो हाथ तो रहेगा राष्ट्रपति का ही डिसीजन, लेकिन वो हमेशा किसकी राय लेगा? तो भारत के निर्वाचन आयोग की लेगा। जो उनको चुन के भेजा उन्हीं से लेगा ना। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नांकित में से किसकी राय लेगा? तो राष्ट्रपति लोकसभा, फिर वही बात है, लोकसभा के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित सदस्यता अगर मान लो कि है, उससे रिलेटेड अगर कोई भी निर्णय लेना होगा तो उसी से लेगा ना, जो इन्वॉल्व होगा उनको वहाँ तक भेजने में, जो इलेक्शन करवा के उनको भेजा होगा, तो वही हो जाएगा, निर्वाचन आयोग से ही लेगा। देखो इसमें कहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं ना, देखो उच्चतम न्यायालय दिया है, इसमें भी याद रखना, कंफ्यूज कर सकता है। उच्चतम न्यायालय या लोकसभा अध्यक्ष है, महान्यायवादी भी है, तो ये सब नहीं, जब भी होगा तो निर्वाचन आयोग होगा। इसके ऊपर वाले में भी देखो, संसद के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न, इसमें भी देखो वही है, मुख्य न्यायाधीश दिया है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा, महान्यायवादी भी नहीं होगा,
लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं होगा, जब भी होगा तो क्या होगा, निर्वाचन आयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 25, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निक्षिप्त राशि यानी कि जमानत राशि को खो देता है तो उसका अर्थ क्या है। तो अगर जमानत राशि खो गया तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निक्षिप्त राशि जमानत राशि खो देता है तो उसका अर्थ है बहुत अधिक थी। पता नहीं यार, प्रत्येक उम्मीदवार को निर्वाचन में निक्षिप्त जमानत राशि रखनी पड़ती है। हाँ, ये चीज़ तो हम जानते हैं कि यदि वह कुल पड़े वैध मतों का न्यूनतम 1/6 मत, जितना भी वैध मत पड़ा है उसका भी 1/6 भी नहीं मिलेगा ना, तो वह राशि खो बैठेगा। ये तो है, ये रूल है। तो इसमें अच्छा, ये वही दिए गए विकल्पों के अनुसार यदि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या काफ़ी अधिक अगर हो जाएगी ना, तो ये नहीं हो जाएगा कि मान लो बहुत है 10-15 खड़ा हो गया तो 1/6 किसी को मिलना और टफ हो जाएगा ना। मान लो 3-4 है तो बहुत इजली मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, न्यायालय के द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है। किसके द्वारा, संसद के द्वारा। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य, तो कौन डिसाइड किया है कि अयोग्य होगा, तो ये संसद ही करेगा ना। देखो बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, हम लोग को लग जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय कर देगा कि निर्वाचन आयोग किया, नहीं। रूल कौन बनाता है, रूल संसद बनाता है। संसद ने बता दिया कि भाई ये रूल है आज से कि अगर कोई अपराधी है घोषित हो गया है तो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 में आ जाइए। नीचे 2 दिया गया है वक्तव्य, असर्शन रीजन है, आपको बताना है। तो इसमें ए सत्य है और आर गलत है, तो खाली ये पढ़ लो क्या है। ये क्या है, तो चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है, बिल्कुल सही। चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है, सही हो गया। और गलत क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था। आदर्श आचार संहिता को संसद ने नहीं अधिनियमित किया था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जो आदर्श आचार संहिता क्या होना चाहिए, जो कोड होता है उसमें कि ऐसे ऐसे करना है या इस चीज़ को करना है, इसको नहीं करना है चुनाव के टाइम, तो ये डिसीजन संसद का नहीं था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये किसका है, ये निर्वाचन आयोग का कार्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ जाइए आप लोग, क्वेश्चन 28, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार विधिक अधिकार है, ठीक है, लीगल राइट है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है, मूल अधिकार थोड़ी है। संवैधानिक अधिकार में भी कन्फ्यूजन हो सकता था, लेकिन इसको बोलिए कि लीगल राइट है। कानून हमको इस चीज़ का ही दे रहा है तो लीगल राइट में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, तो वही विधिक अधिकार एक अधिनियम के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है। अब बोल रहा है कि मत देने का अधिकार क्या है, तो यह वैधानिक अधिकार है, ठीक। और वैधानिक क्या हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, नवयुवकों के द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में। कब किया गया, पहली बार 1989 में किया गया। नवयुवकों के द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में, कब, 1989 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 32, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें देख लीजिए ना, नवयुवकों को 18 वर्ष का जो दिया 1989 में मिला, और किस में मिला, तो 61 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32,
केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिका के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष अभी पढ़े ना हम लोग 61वें में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 61st कब हुआ? 1989 से। लेकिन 61st संवैधानिक संशोधन कब आया? 1988 में आया, ठीक ना, और 1989 से इसको लागू कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 33, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो 61वां। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान का क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान का 61वां संवैधानिक निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो ये आपका मतदाताओं की आयु घटाने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? वयस्क मताधिकार किसमें है? अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 326 में है। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? तो वयस्क मताधिकार अभी हम लोग पढ़े ना, 326। क्वेश्चन नंबर 37, पार्लियामेंट के द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु तो वही हो गया, 18 वर्ष हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांत में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? तो सभी चारों, यानी कि यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी। धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, निर्गम मत सर्वेक्षण के विषय में कौन सा कथन सही है? निर्गम मत सर्वेक्षण के विषय में कौन सा कथन सही है? तो निर्गम मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनेतर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे यह पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया। समझे? निर्गम मत सर्वेक्षण क्या है? निर्गम मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनेतर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे यह पता चले कि मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है। अच्छा, इसको बोल रहा है, एग्जिट पोल को बोल रहा है। निर्गम मत सर्वेक्षण का मतलब क्या हुआ? एग्जिट पोल। यह वह पद्धति है जिससे मतदान के तुरंत बाद यह पता लगाया जाता है कि मतदाताओं ने किस प्रत्याशी या दल के पक्ष में अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 40, 2009 लोकसभा चुनाव में निर्वाचकों की संख्या मिलियंस में लगभग कितनी है? 2009 में 714 मिलियन, ठीक। कितना था? 714 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन सही है? तो इसमें केवल 2 सही, यानी कि 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री देवी लाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री देवी लाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से क्या लड़ा था? चुनाव लड़ा था। क्वेश्चन नंबर 42, लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996 के द्वारा निर्वाचित विधि में हुए हाल के संशोधनों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996 के द्वारा निर्वाचित विधि में हुए हाल के संशोधनों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सही है इसमें? तो 1, 2 और 4। 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है। तो क्या है भाई? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अथवा भारत के संविधान के अपमान के अपराध के लिए किसी दोष सिद्धि के होने पर दोष सिद्धि की तिथि से 6 वर्ष
के लिए संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव लड़ने की अयोग्यता हो जाएगी, समझ जाओ। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अथवा भारत के संविधान के अपमान के अपराध के लिए किसी दोष सिद्धि के होने पर दोष सिद्धि की तिथि से 6 वर्ष के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव लड़ने की क्या हो जाएगी, अयोग्यता हो जाएगी। फिर है कि लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने हेतु अभ्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि की गई है। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने हेतु अभ्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि की गई है। चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर अब किसी निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट नहीं किया जा सकता। सही है ये सब। आज क्वेश्चन नंबर 43। दिनेश गोस्वामी समिति ने क्या सिफारिश की? दिनेश गोस्वामी समिति ने कि लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की, लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। क्वेश्चन नंबर 44। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था किससे? तो निर्वाचन सुधारों से था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 45। लोकसभा एवं विधानसभा में सीटों के आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। ठीक। 1 और 3 गलत है लेकिन 2 सही है। 2 क्या है? तो किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग के द्वारा लिया जाता है, बिल्कुल सही। कोई भी निर्वाचन क्षेत्र है तो उसको आरक्षित करना है कि नहीं करना है, कौन लेगा डिसीजन? ये लेगा परिसीमन आयोग। या डिसीजन कौन लेंगे? तो परिसीमन आयोग के द्वारा लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46। परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन है? तो 1 और 2 दोनों सही है। यानी कि परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। और परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं बात? परिसीमन आयोग कितना पावरफुल है। परिसीमन आयोग अगर कोई दे दिया डिसीजन, आदेश दे दिया, तो किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, कहीं भी नहीं दिया जा सकता चुनौती। ठीक है। और दूसरा क्या है कि परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा और राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन भी नहीं किया जा सकता है। चलिए आज ये क्वेश्चन 47 में 47 में आपका हो जाएगा ना, ए और आर सही भी है और आर व्याख्या भी सही है। क्या है भाई? कथन एसर्शन क्या है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकती है। रीजन क्या है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली नृजातीयता, लिंग, हितों और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूहों के यथोचित प्रतिनिधित्व को सुलभ बनाती है। हाँ सही है। ठीक है, तो दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन 48। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है तो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। क्वेश्चन नंबर 49। इसमें कन्फ्यूजन ही नहीं होना चाहिए ना कि बहुमत के शासन को नहीं करती है, सरकार में स्थिरता को भी नहीं करती है, सामान्य राजनीतिक सोच को भी नहीं करती है, लेकिन किसको करती है? अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को करती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 49। उस देश में अनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहाँ द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है। वहाँ तो बाइनोमियल है, या तो इधर नहीं तो उधर, तो वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? उसका M3 संस्करण है। मतलब जब ये 2019 में कौन था? M3 था वीवीपैट का। क्वेश्चन नंबर 51। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष से बनाया गया? 1989 से। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय कब से बना दिया गया? 1989 से ये पावर मिला था कि 18 साल में आप
वोटिंग के लिए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन भारत के चुनाव आयोग का सदस्य नहीं था? चुनाव आयोग का सदस्य कौन नहीं था? तो इसमें NB लोहानी नहीं थे, बाकी डॉक्टर MS गिल थे, TS कृष्णमूर्ति भी रहे हैं सदस्य चुनाव आयोग के, और बी लिंग दो भी क्या रहे हैं? चुनाव आयोग के सदस्य रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, सदस्य रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 53, नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। तो इसमें हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे सबसे पहले। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। दूसरा, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी थी। अच्छा, महिला भी रह चुकी हैं रमा देवी। और सबसे पहले कौन थे? सुकुमार सेन। रमा देवी कब थी हो? 1990। अच्छा, 1990 में थी, 26 नवंबर से 11 दिसंबर। ठीक है, सुकुमार सेन थे सबसे पहले, प्रथम थे। ठीक है, और अभी तो चल ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 54, भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो यह आ जाएगा VS रमा देवी। VS रमा देवी हो जाएगा। हमको लगा कि रीमा देवी है, लेकिन रमा देवी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाते हैं? नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। कब? 25 जनवरी। और इसको याद रखिए कि 2011 से शुरू हुआ है। 25 जनवरी 2011 से शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 56, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो वही हो जाएगा 25 जनवरी को मनाया जाता है।